हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, ये क्या कहता है कि जब भी किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी पास होता है तो हर कंडक्टर में थोड़ा कम या फिर थोड़ा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स वेन एवर इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कंडक्टर some more or less amount of heat is produced. This effect is called heating effect of electric current. अच्छा बताइए, हीट क्या है? एक तरह का एनर्जी है और हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क डन। तो अब हम लोग कोशिश करेंगे इसी का हीटिंग इफेक्ट को न्यूमेरिकली डिराइव करना। ठीक है, तो लिख लीजिए टॉपिक में न्यूमेरिकली या फिर मैथमेटिकल और न्यूमेरिकल मैथमेटिकल expression for heat। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट के का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ध्यान से समझिए बाबू इस चीज को। बताइए V इज इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है V इज इक्वल टू W/Q। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो विच इम्प्लॉयज क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? V इंटू Q, है ना। और यही वर्क डन जो है यही वर्क डन आपको हीटिंग इफेक्ट में हीटिंग इफेक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू V इंटू क्यू आ गया। दिस इज इलेक्ट्रिकल वर्क डन। क्लियर? व्हाट डज दिस वर्क डू? ये क्या करता है? तो चार्ज को कैरी करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, है ना। अब बताइए बाय ओम्स लॉ, थ्रू ओम्स लॉ, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, फ्रॉम ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है? IR। इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, और ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्या होता है? Q/T। तो विच इम्प्लॉयज Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू T। इसको इक्वेशन 3 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या कर दीजिए, पुट इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1। 2 और 3 के वैल्यू को 1 में पुट कर दीजिए। तो V के जगह पे क्या हो जाएगा बाबू? एंड वर्क डन इज नथिंग बट एनर्जी इन दिस केस एनर्जी इज लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। हेंस हीट इज इक्वल टू instead of V we can write it as IR, and instead of Q we can write as I into T, and which implies H is equal to I square RT। क्लियर? तो ये फॉर्मूला हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू I square RT। ओवर। ठीक है, अब एक और टॉपिक इसमें बचता है आपका, वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। एक जूल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, उन्होंने एक लॉ दिया। ठीक है, जिसको हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से समझते हैं। ध्यान से समझिएगा बाबू, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये क्या है? तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट, मीन्स इट स्टेट दैट magnitude of heat produced in a conductor is directly proportional to ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ के बाबू? तो पहला हो गया H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करेंट,
करेंट, ठीक है, मीन्स H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। दूसरा है आपका क्या बाब, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ओके। मीन्स इसको कैसे लिख सकते हैं, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। एंड थर्ड वन इज time up to which current passes, ठीक है, current passes। ऐसे आप प्रैक्टिकली भी समझ सकते हैं कि देखते हैं हीटिंग एलिमेंट में नाइक्रोम या फिर एलॉय का यूज किया जाता है, क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, जब रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। और बहुत कोई भी अप्लायंस अगर बहुत ज़्यादा देर तक यूज हो जाता है तो वो हीट प्रोड्यूस करने लगता है ना, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है। तो इसी चीज़ को ऐसे मीन्स H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अगर तीनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर RT, जो कि देता है H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT फार्मूला। ऑलरेडी हमने इसको मैथमेटिकली ऊपर में डिराइव भी कर चुका है, ठीक है।